नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन उस चर्चा से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़। संस्कृति आईएएस की तरफ से एक सामान्य अध्ययन का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल रहेंगे। यह जो कोर्स है यह हाइब्रिड कोर्स है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ये कोर्स दिल्ली में आरंभ हो रहा है 3 अक्टूबर से दोपहर 3 बजे। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और संस्कृति आईएएस के बेस्ट टीचर्स के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और अच्छे से पढ़ते समझते हुए अपना सिलेक्शन करवा लीजिए। संस्कृति आईएएस आप सभी जानते हैं कि वह संस्था है जहां एक नहीं बल्कि हर शिक्षक श्रेष्ठ है। तो इसलिए आ जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात की गई है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना में जातिगत विवाद के बारे में। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ तमिलनाडु से हमारे लिए चली आ रही है। तो जो यह मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है, एक्चुअल में पिछले वर्ष 2022 में सितंबर के महीने में शुरू की थी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब ने। एक्चुअली इनका एक खास ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम को शुरू करने के पीछे। जनरली क्या होता है कि जब बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है तो एक पारिवारिक माहौल अलग अलग सबका होता है। तो कई परिवारों में ऐसा होता है कि या तो लोग जल्दी नहीं उठ पाते या फिर बच्चे सुबह खाना नहीं खा पाते या उन्हें खाना पसंद नहीं होता। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए और बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य रूप से मजबूत करने के लिए यहाँ क्या किया गया कि एक योजना शुरू की गई, जिसको नाश्ता योजना का नाम दिया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि आप स्कूल आइए, आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था स्कूल में ही की गई है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर से खा के ही आएंगे। अब स्कूल में आइए, पहले आपको भोजन कराया जाएगा, उसके बाद पढ़ाई की हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है इस सबसे और आते हैं बच्चे जल्दी जल्दी उठ करके सुबह। कई बार खाने की वजह से छुट्टी कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। तो इन्होंने व्यवस्था करी नाश्ता की, साथ साथ लंच की व्यवस्था तो जनरली है ही स्कूल में, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना पहले ही चल रही है। हालांकि अब इस मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया गया है और अब इसको नाम दे दिया गया है पीएम पोषण योजना। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो अब एक्चुअल में क्या है कि इनके द्वारा जो शुरू की गई है योजना है, इसके पीछे खास उद्देश्य थे शिक्षा के लिए। बट अभी एक नया विवाद सामने आया है। तमिलनाडु के एक स्कूल में 15 छात्रों ने विरोध कर दिया है कि हम भोजन नहीं करेंगे विद्यालय में आकर। अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे इन्होंने जो रीज़न दिया है वह रीज़न यह दिया है कि एक्चुअल में जो हमारा खाना है, यह खाना एक दलित महिला के द्वारा बनाया जा रहा है और इसीलिए हम इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये अशुद्ध हो गया। तो ये बहुत ही अपने आप में एक संवेदनशील मामला है। आज के समय में हम लोग आज इतनी डेवलप्ड दुनिया में घूम रहे हैं, जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, सब चीज़ें इतनी विकसित हो गई हैं। उस सब के बावजूद कुछ पुरानी संकीर्ण मानसिकताएं आज भी समाज में विद्यमान है। ये बात हमें यहाँ इस न्यूज़ से पता लग रही है। एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई है आप लोग के सोसाइटी वाले पेपर के रिलेटेड और यह सोशल इशू है। हमारी जो सरकार है वह लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि भारत से इस पुरातन श्राप व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, कुरीति को खत्म कर दिया जाए और सभी के लिए एक समता आधारित व्यवस्था तैयार की जाए। उसके बावजूद आप खुद सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्होंने ठीक से अभी दुनिया को देखना शुरू नहीं किया है, वह बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि एक्चुअल में उनके दिल और दिमाग में इस प्रकार की बातें जानकर भरी जा रही है। कौन ही भर रहा होगा? तो यह पूरा का पूरा मामला चल रहा है उनके परिवार के द्वारा। उनके माता पिता और परिवार के अन्य लोग उनको सिखा रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था है हमारी, यह इंसान छोटा है, ये नीच है, हम बड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। और यह घटना वास्तव में बहुत ही अधिक शर्मनाक है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि यदि कोई काम कर रहा है कहीं पर, चाहे उसको कम वेतन मिल रहा है या कुछ और बात है, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियां छुपी होती है जो इंसान से ऐसा काम करवाती है। वरना हर इंसान चाहता है कि मैं एसी वाले ऑफिस में बैठूं और सिर्फ फैन चला के ही काम करता रहूं। तो कुछ मजबूरियां काम करवाती है, पर समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार जो इन सभी चीज़ों का गलत उपयोग करते हैं और अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो, जो एक नई पीढ़ी है जिनके माध्यम से भारत का निर्माण होगा आने वाले समय में, वह भविष्य है हमारे देश का, और आप इस तरह के उनके मन में जहर घोल रहे हैं, इंसान के मन में इंसान के प्रति जहर घोल रहे हैं। तो क्या ही हो सकता है, कितने नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। यह बहुत छोटी सी घटना है अपने आप में ना। विद्यालय में इस प्रकार का काम हुआ, आपने भोजन की मना कर दी, बट अगर इस प्रकार का एक बर्डन, ऐसी बातों को इंसान अपने दिमाग में लेके घूमे तो क्या नहीं कर सकता। वो हर जगह पे उस चीज़ को अप्लाई करेगा, हर जगह वो लोगों को यह बात दिखाएगा कि इंसान इंसान में फ़र्क है आज भी।
जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे संविधान के सेकुलर नेचर के विरुद्ध है और एक्चुअल में मानवता के विरुद्ध भी है। ऐसी घटना ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने आज देखी है, ऐसी घटना हम लोग भारत में देखते रहते हैं जनरली, और मुख्य रूप से यह भारत के पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसी घटना देखी जाती है। कहीं कहीं पे किसी विशेष वर्ग का प्रभुत्व होता है तो वह लोग इस प्रकार से अपने बच्चों को पहले ही सब चीज़ें सिखा देते हैं और फिर बच्चे बाद में उन सभी चीज़ों को बाहर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि परिवार के द्वारा सिखाई गई चीज़ों की वजह से उन्होंने यह मना किया। ऐसे ही एक घटना बीते दिनों हुई थी, मैं चाहूँगा आपके साथ बात करूँ, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में अधिकारी बनने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार का ख्याल ना ऐसा मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह बहुत गलत बात है। यदि आप अधिकारी बन रहे हैं और इस प्रकार का विचार किसी के दिमाग में है तो वास्तव में आप समझ जाइए कि जिस क्षेत्र में काम होगा वहाँ आप समानता से काम नहीं कर पाएंगे और चीज़ें बहुत अधिक गड़बड़ा जाएंगी। एक घटना है बीते दिनों, बिहार के एक क्षेत्र है बरौली, वहाँ से यह घटना आई थी। तो यह घटना भी ठीक इसी प्रकार की ही थी, विद्यालय की ही घटना थी। विद्यालय में बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया था। उसके पीछे का जो रीज़न था वह रीज़न यह था कि विद्यालय में भोजन पकाया गया है एक विधवा महिला के द्वारा। इस पूरे क्षेत्र में यह एक बात फैली हुई थी। जिस समय यह बात तेजी से फैली, प्रसार हुआ इस बात का, तो क्षेत्र के जो डीएम साहब हैं राहुल कुमार, यह विद्यालय में पहुंचे तुरंत, क्योंकि इस तरह के मामले पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये विद्यालय में आए तो विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे, जिनको भोजन नहीं करने दिया गया सिर्फ इस वजह से कि एक विधवा महिला ने बनाया है, इनके परिवार वालों को बुलाया गया। सब स्कूल में आए और जब स्कूल में आने के बाद डीएम साहब ने इनसे पूछा कि एक्चुअल में क्या हुआ है और ये बच्चे इस प्रकार की घटना क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह बताया गया कि हमारे गाँव में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई विधवा महिला इस प्रकार से भोजन बना के देती है किसी बच्चे को तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वह जीते नहीं है। इस वजह से हमारे बच्चे इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। तो उन्होंने माना कि ठीक है, आपके क्षेत्र में मैं मानता हूं कि इस प्रकार का कोई श्राप है और यदि ऐसा कोई श्राप है तो वह सबके लिए होगा, है ना। अब यदि सबके लिए तो ठीक है, भोजन मेरे लिए लाया जाए, मैं भोजन खाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में यह शराब काम करता है या नहीं करता। आप देख रहे हैं तस्वीर में कि किस प्रकार यह अपने हाथ में भोजन की वही थाली लेकर के खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है और ये जो संकीर्ण मानसिकता है ना लोगों के, इसको बदलने का काम करना होता है। आप सभी लोग भी समझ जाइए कि जब आप अधिकारी बनेंगे, किसी पद पे नियुक्त होंगे, तो उसके बाद इस प्रकार के चैलेंजेस रोज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बट उन्हें टैकल किस प्रकार से करना है और कैसे आप उसको सुलझाएंगे और क्या क्या समझाएंगे लोगों को, यह आपके तर्क वितर्क हमेशा तैयार रहने चाहिए और समाज के परिवर्तन की दिशा में हमेशा आपको आगे रहना पड़ेगा। बात समझ गए। तो इस प्रकार की घटनाएं अमूमन आती है। दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हम लोगों ने देखी और फिलहाल दोनों ही जगह पे डीएम साहब पहुंचे। यहाँ के डीएम साहब ने पूरा मामला सुलझाया, खुद भी भोजन किया, बच्चों को भी करवाया और बताया कि सिर्फ मानसिकता का खेल है और कुछ नहीं, और इस प्रकार का कोई अभिश्राप होता ही नहीं। बात क्लियर है सभी को। तो अभी इस समय जब यह घटना हुई तो तमिलनाडु में जिस क्षेत्र की यह घटना थी वहाँ के डीएम है टी प्रभु शंकर, तो इन्होंने फिर स्कूल में विजिट किया, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। स्कूल में विजिट किए, सबको पता चल जाता है कि छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो रीज़न परिवार है। गए, परिवार को समझाया, जितने भी वहाँ माता पिता आए थे उनको अच्छे से बताया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, समाज समान है, हर व्यक्ति समान है, और यदि आप ऐसा नहीं मानते और किसी व्यक्ति का आप अपमान करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको छोटा बड़ा बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए भी फिर तैयार रहिएगा। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि यह अपने परिवार और हमारे समाज दोनों के लिए ही हितकारी हो, अदरवाइज फिर आपको सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यह सब बात इन्होंने की और इन्होंने जिक्र भी कर लिया यहाँ पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, ST/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको बनाया गया था 1989 में, जस्ट बिकॉज कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो, उनका शोषण ना हो। न्यूज़ क्लियर है सभी लोग को, महत्वपूर्ण है बात है सारी की सारी, और इस प्रकार के आपको प्रश्न भी सॉल्व करने को मिल सकते हैं या कहीं ऐसे में भी बातें आ सकती है। तो तैयार रहिएगा। यदि आप रियल लाइफ इंसिडेंट्स को मेंशन करते हैं तो आपके नंबर और अधिक बढ़ जाते हैं, अच्छे अंक आपको मिलेंगे और आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक, तो संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं हमारे इस प्रकार के भेदभाव के बारे में, तो कुछ खास बातें हमारे मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के तहत वर्णित की गई हैं। पहली बात अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 आपको पहले ही बता देता है कि भाई हमारे देश का जो कानून है वह भेदभाव नहीं करता, सभी समान है कानून के लिए। तो विधि के समक्ष
समता की व्यवस्था और विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 14 में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 भी इसी मामले में महत्वपूर्ण है, जो आपको बताता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधारों में क्या क्या शामिल है? तो उसका धर्म, उसका लिंग, उसकी जाति, उसका वंश और उसका जन्म स्थान। यदि अगर आप किसी व्यक्ति को इन आधारों पे भेदभाव करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आप सजा के पात्र होंगे, क्योंकि एक्चुअल में यह है उसका फंडामेंटल राइट है। और यदि आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो फिर आप जानते हैं कि इसके लिए बनाया गया है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। समझ गए? 32 का प्रयोग करेंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट, 226 का प्रयोग करके आप अपने नज़दीकी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आगे की व्यवस्था फिर पूरी न्यायालय ही संभालेगा। अनुच्छेद 17 भी इसी तरफ बनाया गया था, इसी क्षेत्र के लिए बनाया गया था, क्योंकि अस्पृश्यता भारत में एक पुरानी व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है, जिस समय इंसान इंसान में भेदभाव किया जाता था और किसी व्यक्ति को अछूत माना जाता था। बट आज के समय में कोई अछूत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों न्यूज़ थे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जनरली जो मैं जानता हूँ वो ठीक इसी प्रकार का है कि आप किसी विधवा महिला को कह दे रहे हैं कि उसके हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। आप एक न्यूज़ में हमने यह भी देखा कि आप कह दे रहे हैं कि एक दलित महिला ने भोजन बनाया, भोजन नहीं खाएंगे। बट कभी ऐसा देखा है कि दलित व्यक्ति हो या विधवा हो, अगर वह कहीं धन खर्च कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति धन लेने से मना कर दे? कभी हुआ है ऐसा? धन की कोई मना नहीं करता, लेकिन बाकी काम में आप दिखा देते हैं कि कौन छोटा बड़ा है, कौन छूत अछूत है, इत्यादि इत्यादि। तो अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता के अंत के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम समानता के अधिकार से हटते हैं तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर भी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका शोषण ना हो, और उनका शोषण ना हो ऐसे आपको कानून बनाने हैं, ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है, साथ साथ उनके आर्थिक हितों को प्रोत्साहन मिले, ऐसा भी आप लोग को काम करना है। तो यह जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं यह स्पेशली स्टेट के लिए होते हैं और कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। तो सारी ये महत्वपूर्ण बात थी पूरी इस न्यूज़ की। तो यह जो पूरी योजना थी किस उद्देश्य से शुरू की गई, क्या घटना वर्तमान में हुई है और मैं क्या क्या जानना समझना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बट इन सब चीज़ों को जानने के बाद ज़रूरी है कि आप मुझे एक सरल से प्रश्न का उत्तर भी कमेंट कर दें। सिर्फ इसका उत्तर ही कमेंट नहीं करना, इस पूरी घटना पे आप आने वाले समय में अधिकारी बनेंगे ना, तो अब अधिकारी आप बनने वाले हैं तो एक्चुअल में इस प्रकार के सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए और इस पूरी घटना पे आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट कीजिए एक बार। देखते हैं कि किस प्रकार के विचार आप लोग प्रस्तुत करते हैं, मैं पर्सनली आप लोग को जवाब दूंगा आपके विचारों पे, ठीक है। बात सारी क्लियर है सभी को। तो दूसरी न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया गया है इकोसाइड के बारे में। तो इकोसाइड एक इंपॉर्टेंट टर्म है आज के समय में। क्या अर्थ होता है इस टर्म का? इस टर्म का अर्थ होता है एक्चुअल में पारिस्थितिकी की हत्या करना या पारिस्थितिकी का संहार करना। आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिनके माध्यम से पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं, वन कट रहे हैं, हमारा जल दूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वह कार्य इकोसाइड कहलाएगा, यानी कि यह माना जाएगा कि आपने पर्यावरण की हत्या का प्रयास किया है। तो वही सब बात हम लोग को करनी है, क्योंकि एक्चुअल में न्यूज़ चली आई है मैक्सिको से, और मैक्सिको फिलहाल इस तरफ कार्य करते हुए एक अधिनियम बना रहा है, और उस अधिनियम में यह बात की गई है कि यदि आने वाले समय में कोई व्यक्ति राज्य में ऐसे कार्य करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ ठीक उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी कि उसने किसी इंसान के प्रति अपराध किया हो, क्योंकि हमारी प्रकृति जीवंत है और आप उसका लगातार दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का ह्रास कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं अब कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रकृति को मनुष्य के समान ही माना गया है और मनुष्य के समान मानते हुए ठीक उसी प्रकार के दंड की व्यवस्था भी अब की जाएगी। तो ज़रूरी है कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य हो कैसे भी हों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टर्म समझ गए। इकोसाइड सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर यूपीएससी कुछ नहीं देगा सीधा कह देगा कि इकोसाइड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 4 स्टेटमेंट नीचे, फिर समझाते रहिएगा बहुत इजीली, क्योंकि अब आप ये बात जान गए हैं क्या क्या बातें छुपी हुई है इस टॉपिक में। तो यह गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें कैसे काम शामिल है जो गैर कानूनी है और अनियंत्रित, यानी कि लगातार आप दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को गंभीर रूप से और दीर्घकालीन क्षति पहुंचा रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी टर्म हो, इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। किस प्रकार की गई थी? इस समय एक जीव विज्ञानी थे आर्थर गैल्स्टन, इन्होंने यह बात मानी थी कि पर्यावरण को जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम मानते हैं कि ठीक है, आम बात है। हम ऐसा क्यों नहीं मानते कि अगर किसी इंसान की हत्या हुई है तो उसकी हत्या के समान उसको माना जाए।
पर हम नहीं मानते। तो यह विचार उन्होंने 1970 में सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि पर्यावरण विनाश को भी अपराध माना जाना चाहिए। आज के समय में इनके विचार को स्वीकारते हुए दुनिया के 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशली इकोसाइड को एज ए क्राइम मेंशन कर दिया है। इसके अलावा दुनिया में 27 ऐसे और देश हैं जो अपराध मानने के लिए कानून बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं। बट अगर मैं इन 11 देशों को और इन 27 देशों को साइड कर दूं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कानून बना रखा है, इकोसाइड मेंशन नहीं किया हुआ, बट उसके बावजूद वहां कानून है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। बट यह बात अलग है कि वो एक्चुअल में उन पूरे की पूरी घटनाओं को, उन कार्यों को मनुष्यों के विरुद्ध अपराध के समान नहीं मानते हैं। तो जिस प्रकार से इस टर्म को जब नोटिफाई कर दिया जाता है कहीं भी, तो फिर उसके अनुरूप ही सारे कार्य होते हैं और दंड उच्च स्तरीय होते हैं। ये जो 11 देश अभी वर्तमान में इकोसाइड को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसको अपराध मानते हैं, इसमें महत्वपूर्ण नाम कहीं शामिल है जैसे कि वियतनाम है, यूक्रेन है, रशिया है, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अधिक प्रकृति का दोहन हुआ है, जिस वजह से इनको अब अंततः आकर के यह पूरी घटना एज अ क्राइम नोटिफाई करनी पड़ गई है। ठीक है, तो वर्तमान में कुछ विशेष चिंताएं हैं, इसकी वजह से ही इकोसाइड चर्चाओं में आया हुआ है। हम सभी जानते हैं किस प्रकार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण बदलते समय हमको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया इस समय बहुत अधिक चिंतित है पर्यावरण की वजह से, और हम सभी के द्वारा किए गए कार्यों ने ही आज पर्यावरण को, पृथ्वी को, मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा दे दी है। और इन्हीं कारणों से अब पर्यावरण संरक्षण के कार्य तेज करना जरूरी हो गया है। पर किंतु वर्तमान में अगर हम इसका एक तत्कालीन कारण जाने कि क्या है जिस वजह से मैक्सिको को इस तरफ सोचना पड़ा, तो वह है माया ट्रेन परियोजना। थोड़े दिन पहले माया संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन परियोजना मैक्सिको में प्रस्तुत की गई थी और कहा गया था कि जल्द ही इसको तैयार किया जाएगा। लगभग यह जो नई ट्रेन परियोजना है, हालांकि पूरे क्षेत्र में रोजगार सृजन करेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ाने का कार्य करेगी और जीडीपी के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करेगी, बट उस सब के बावजूद जो वहाँ के एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं उन सभी ने इसकी चीज़ों को जाना समझा, तो पता लगा कि युकटान प्रायद्वीप में यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक चिंताओं को उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर जो पारिस्थितिक जीवन है, स्थानीय जनजातियों का, इसके अलावा जो गुफाएं हैं और यहाँ का जो एनवायरमेंट है, उन सभी को इसकी वजह से बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये चिंताएं सामने आई है और इन चिंताओं को सोचते समझते हुए ही अब मैक्सिको गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस प्रकार का एक अधिनियम, एक कानून देश में होना जरूरी है। इसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत अधिक दोहन हो रहा है पर्यावरण का, जिस वजह से वनस्पति और वन्य जीवों का जीवन अब संकट में पड़ गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक विश्व के 1/3 फ्लोरा फोना जो है, पशु है और वनस्पतियां हैं और पौधे हैं, वह विलुप्ति की संभावना तक पहुंच जाएंगे। वनों की निरंतर हम लोग कटाई कर रहे हैं, जिस वजह से इनका क्षेत्र कम हो जा रहा है और ऑक्सीजन की समस्या हम सभी फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इसी वजह से हो रहा है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय समुदाय के अस्तित्व पर बहुत अधिक संकट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ करके अपना जीवन बिताते हैं। तो जब उनका आवास, हैबिटेट ही नष्ट हो जाएगा तो वह कहाँ रहेंगे, तो उनका भी जो जीवन है वह संकट में आ जाता है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं और वायुमंडल और जल संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जिस वजह से यह सब कुछ चर्चाओं में आया हुआ है। भारत की स्थिति अगर हम वर्तमान में समझे तो एक्चुअल में कई ऐसे निर्णय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें इकोसाइड का मेंशन किया गया है। कहा गया है कि एक्चुअल में यह घटना इस प्रकार की ही है। बट अगर हम कानून की बात करें तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जहां इकोसाइड को डिफाइन किया हो या उसकी बात की गई हो। बट उस सब के बावजूद भारत में कई महत्वपूर्ण कानून हैं जिनके तहत हम पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको 1986 में बनाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016, वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह सभी वह हमारे अधिनियम है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे लिए महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है तो एक प्रश्न का जवाब भी आप सरलता से दे सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, तो कमेंट कर दीजिए मुझे जल्दी से। और बढ़ते हैं हम लोग हमारी तीसरी न्यूज़, जिसमें बात की गई है ट्रेड निपटान के बारे में, और यह न्यूज़ चली आ रही है सेबी की तरफ से। दरअसल अभी वर्तमान में सेबी ने एक घोषणा करते हुए बताया कि वर्तमान में उससे लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि जो अभी लेन देन की प्रणाली है उसमें बदलाव किए जाए। सेबी मुख्य रूप से शेयर बाजारों से संबंधित नियमों को निर्धारित करती है, व्यवस्था को देखती समझती है, तो इससे डिमांड की जा रही थी कि अभी वर्तमान में जो
लेन देन होता है, ये जो पूरी व्यवस्था है वह 24 घंटे के आधार पर संचालित होती है। यानी कि अगर आपने पेमेंट किया तो आपके डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं उनको आने में 24 घंटे तक का समय लग जाता है। इसके अलावा अगर आपने अपना कोई शेयर बेचा है तो उसकी धनराशि आपको वापस मिलने के लिए भी 24 घंटे का समय ही दिया जाता है। तो इस प्रकार कई जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वाले व्यक्ति हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि समय की जो सीमा है वह अधिक है, इसको घटाया जाए। तो अब सेबी ने एक नई अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि अभी वर्तमान में हम 24 घंटे की यानी कि एक दिन की व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत अधिक दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि अब हम इस तरफ काम करते हुए इस समय को घटाने वाले। कितना हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि अब एक दिन से घट करके यह 1 घंटे पर आ जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें चाहिए 7 से 8 महीने, क्योंकि सेटअप हमारे पास है, लेकिन वेबसाइट वगैरह को, पूरे सिस्टम को अभी हमें इस प्रकार तैयार करना है कि यह 1 घंटे में ही सारा निपटान कर ले। तो यह सब कुछ कब से लागू होगा, तो इसके लिए जो अभी एक्सपेक्टेड डेट है वह है हमारे पास में मार्च 2024। कह रहे हैं कि मार्च 2024 में यह पूरी व्यवस्था शुरू हो जाएगी और 1 घंटे की संभावना हम रखेंगे कि पूरा लेन देन निपट जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा है कि मार्च 2024 बीतने के लगभग 9 से 10 महीने के बाद हम चाहते हैं कि इतना समय यदि बीत जाए तो हम 1 घंटे की जो समय सीमा अभी हम निर्धारित करेंगे इसको भी हटा दिया जाए और उसके बाद तत्काल भुगतान की व्यवस्था हम लोग लागू करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने धन की चिंता ना हो, जो है भी वो लेन देन कर रहा है उसकी चिंता ना हो, और बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के वह जिस प्रकार से भी ट्रेड करना चाहता है वह उन सारे कार्यों को कर सके। इसी वजह से ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और कार्य किए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इससे संबंधित पक्षों को समझते हैं। जो समय सीमा वगैरह है मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है, हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। क्या उद्देश्य है, तो भाई सेबी चाहता है कि शेयरों की खरीद और बिक्री में तेजी है। अभी क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया तो ऐसी स्थिति में आपका वेट करना पड़ेगा, 24 घंटे के लगभग समय का, जब आपको शेयर वगैरह मिलेंगे उसके बाद आप उससे संबंधित कार्य को आगे बढ़ाएंगे। या फिर आपने अगर बेच दिया, आप किसी और शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वही सेम पैसा, तो आपको लगभग वेट करना पड़ेगा 24 आवर्स का, ताकि वह पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, जिसके बाद आप उसको दोबारा से किसी और शेयर पर लगा सके। तो तेजी आएगी यदि सब चीज़ें 1 घंटे में निपटेगी, तो इधर बेचो उधर खरीदो, 1 घंटे में ही सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा शेयर का निपटान 1 घंटे में तेजी से करना है, ठीक है, जो बात हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, यह इसके उद्देश्य है। ठीक है, बात क्लियर है सभी लोग को। आगे बढ़ते हैं, क्या है T+1 यानी कि ट्रेड 1 निपटान व्यवस्था। अगर हम वर्तमान में बात करें तो अभी 1 डे सिस्टम है, 1 डे अर्थात 24 आवर्स की व्यवस्था अभी की जाती है। अगर आप कहीं भी ट्रेड किया है अपने जीवन में किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, तो आप कभी कुछ भी करेंगे तो आपको बोल दिया जाता है कि वेट कीजिए। 24 घंटे से 7 दिन तक कहीं कहीं समय दिया जाता है, बट जनरली 24 घंटे में निपटान कर दिया जाता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, बट अब क्या है कि पूरा फोकस 1 घंटे पर लगाया जा रहा है हर तरह से। तो अभी क्या वर्तमान में जो 1 दिन वाली व्यवस्था थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इसको बहुत अधिक समय नहीं हुआ है चलते हुए। अभी जनवरी 2023 के अंत तक ही इसको पूरी तरह से लागू किया गया था, व्यवस्था में इसका प्रसार किया गया था। तो यानी कि इससे पहले हम लोग कहाँ थे, तो इससे पहले हम थे T2 व्यवस्था पे। T2 मतलब कि 2 दिन में सारा लेन देन किया जाए। कैसे कैसा था मामला, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी वह चली आ रही है 2002 से। जब 2002 में सारी व्यवस्था शुरू हुई तो हमारा मामला वीकली हुआ करता था, यानी कि जो निपटान था वह 1 सप्ताह यानी कि 7 डेज में किया जाता था। तो सबको बोला जाता था कि इतना वेट कीजिए। फिर पता लगा, रिक्वेस्ट की गई कि यार 7 दिन का समय तो बहुत ही अधिक है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो सेबी ने सोचा समझा जाना, फिर निर्णय लेके ठीक है हम आ जाते हैं T3 पे, यानी कि भाई 3 दिन में सारी व्यवस्था का लेन देन करेंगे। फिर लोगों ने डिमांड करी कि 3 दिन भी ज़्यादा है, पैसे के मामले में चिंताएं बढ़ जाती हैं, हमें नींद नहीं आती कई कई रात तक, तो ठीक है 2 दिन में कर लो। उन्होंने कहा कि 2 दिन भी, आज तकनीक जिस प्रकार से बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं हम लोग, ठीक है। बट लंबा चला ये T2 प्रणाली, क्योंकि 2004 से लेकर हम समय देखें तो 2023 तक यह लगातार बना रहा व्यवस्था में। तो 2023 में आकर के हम एक ऐसा सिस्टम बना पाए जिसमें T1 की व्यवस्था हम लोग कर पाए थे। और इस प्रकार की व्यवस्था को हालांकि यहाँ गैप में तैयार किया गया, बट अभी हम इतना रैपिडली काम कर रहे हैं कि 2023 से 24 में आते आते हम 1 डे से 1 आवर पे आ जाएंगे, और 2024 खत्म होते होते सारा पैटर्न जो हो जाएगा वह तत्काल में आ जाएगा, अभी तत्काल ही लेन देन किया जाए। तो यह अभी आप याद रख सकते हैं किस प्रकार से भारत में यह व्यवस्था बदलती गई है। ठीक है, तो लेन देन वगैरह कैसा होगा, सब चीज़ें। और भारत इस व्यवस्था को लागू करने वाला कौन सा देश बनाता है, यानी कि T1 को। तो T+1 को लागू करने वाला भारत दुनिया का 2nd देश है।
इससे पहले भी एक देश इस व्यवस्था को अपने यहाँ पे पहले ही लागू कर चुका था, तो कौन है वह देश? क्या? अमेरिका? गलत जवाब। दूसरा, रशिया? नहीं। कौन है? चाइना। बिल्कुल ठीक। तो चाइना वह देश है जो हमसे पहले ट्रेड वन व्यवस्था को लागू कर चुका है, निपटान प्रणाली को लगा चुका है। ठीक है, बात इतनी क्लियर है सभी को। आइए लाभ क्या क्या होते हैं इसके, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो परिचालन दक्षता बढ़ती है, यानी कि तेजी से काम आना शुरू हो जाता है। फंड प्रेषण में तेजी आ जाती है, यानी कि वित्तीय लेन देन बढ़ जाता है। शेयर डिलीवरी और शेयर बाजार सहभागिता तेज हो जाती है। इसके साथ साथ में ट्रेडिंग आसान हो जाती है लोगों के लिए, फंड और स्टॉक को बाजार में उतारना आसान हो जाता है, वित्तीय जोखिम कम हो जाते हैं और पूंजी दक्षता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इन सभी लाभों को पाने के लिए हम लगातार 7 days to 3 days, 3 days to 2 days, 2 days to 1 days, 1 days to 1 hour और 1 hour to immediately सब कुछ चलाओ, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? ठीक है, तो इतना जान लिया तो ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। बेहद इजी सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। कुछ बातें वैगनर ग्रुप की कर ली जाए, क्योंकि ये न्यूज़ है वह ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने फिलहाल एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे आज पेश किया जाएगा संसद में, और इस प्रस्ताव में यह बात की गई है कि अब हम अपने देश में वैगनर ग्रुप को एज अ टेररिस्ट ग्रुप नॉमिनेट करेंगे। अगर यह सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर ब्रिटेन के लिए एक्चुअल में वैगनर ग्रुप का जो अर्थ होगा वह अर्थ हो जाएगा एक आतंकवादी संगठन का, यानी कि फिर यह इसको अल कायदा, ISIS या इस्लामिक समूह के बराबर माना जाएगा और इसकी गतिविधियों पर, इसके व्यवहार पर सब चीज़ों को अपराध मान लिया जाएगा। बात क्लियर है सबको? तो इसलिए ज़रूरी था कि कुछ कुछ बातें हम वैगनर ग्रुप की कर लें कि एक्चुअल में क्या है, क्यों है, कैसे है। इसीलिए हम इस मामले को आप सबके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अब दरअसल अभी वर्तमान में क्या क्या रीज़न दिए हैं ब्रिटेन ने, एक बार उनको समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो यह पूरा का पूरा ग्रुप है, यह एक प्रकार का सैन्य ग्रुप है, और यह जो सैन्य ग्रुप है यह फंडिंग पे काम करता है एक देश की। वो देश है रशिया। रशिया जिस प्रकार से फंडिंग करेगा ठीक वैसे वैसे ये काम करता है। तो वर्तमान में इस ग्रुप ने, वैगनर ग्रुप ने बहुत अधिक विस्तार प्राप्त कर लिया है और दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं, जिस वजह से यह रहते वहीं हैं, खाते वहीं हैं और उस देश की सरकार को, उस देश के लोगों को रेगुलेट करने का काम करते हैं ताकि वे रशिया के फेवर में ही काम करें। तो इस वजह से अब इसने फैसला लिया है कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन, मध्य पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों के अंदर वैगनर ग्रुप की गतिविधियों को रोका जाए, जिस वजह से रशिया का जो प्रभाव इस समूह की वजह से बढ़ रहा है वह ना बढ़ पाए। इसने साफ साफ कहा है कि एक्चुअल में यह एक हिंसक और विनाशकारी संगठन है जो व्लादिमीर पुतिन या रशिया के लिए सैन्य उपकरण का काम करता है, और इसकी वजह से जो प्रभुत्व बढ़ रहा है रशिया का उसको रेगुलेट करेंगे। वहीं दूसरा कारण यह भी है कि वर्तमान में जिस प्रकार से रशिया ने इन्वेजन किया हुआ है यूक्रेन पे और दोनों का युद्ध लगातार चल रहा है, तो ब्रिटेन यूक्रेन को सहायता भी देना चाहता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो यह सब कुछ काम जो है वह ब्रिटेन कैसे कर पाएगा? इसके यहाँ पर एक अधिनियम है जिसको आतंकवाद अधिनियम वर्ष 2000 के रूप में जाना जाता है। तो इस अधिनियम में इसने सारी व्यवस्था कर रखी है पहले ही। तो यह जो ग्रुप को नॉमिनेट करेगा वह इसी अधिनियम के अंदर करेगा, जिसके बाद फिर इस समूह की कोई भी गतिविधि होगी या कोई भी व्यक्ति इससे कांटेक्ट करेगा वह सब कुछ एज अ क्राइम ही डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो कुछ बातें वैगनर ग्रुप के बारे में कर लेते हैं। एक्चुअल में जो वैगनर ग्रुप होता है उसको PMC वैगनर ग्रुप के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो रशिया का वित्त पोषित संस्थान है, ये रशिया में PMC के माध्यम से इसको वित्त पोषित किया जाता है, जिस वजह से इसको PMC वैगनर ग्रुप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2014 में की गई थी और पहली उपस्थिति इसकी देखी गई थी चेचन युद्ध में। ठीक है, चेचन युद्ध में जब इसको देखा समझा जाना गया था तो उसके बाद से चर्चाओं में आ गया था। तो इसके नाम के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअल में वैगनर कौन था। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो जो उसकी स्थापना वाले लोग थे वो एक्चुअल में हिटलर से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो हिटलर ग्रुप होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं रख सकते। तो एक्चुअल में हिटलर का एक संगीतज्ञ था, उसका संगीतकार था, म्यूजिशियन, तो उसका जो नाम था उसका नाम था रिचर्ड वैगनर। तो उसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, यह जो ग्रुप है इस ग्रुप का अपना खुद का एक प्रतीक चिन्ह है और वह प्रतीक चिन्ह जो है वह खोपड़ी है, यानी कि जहां भी ये जाते हैं या जो भी बैज ये यूज करते हैं उनमें खोपड़ी दिखाई देती है। ठीक, सबसे पहली बार 2014 में कहाँ देखा गया इसको? पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में, जहां पे रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ लड़ते हुए यह देखे गए थे और उसके बाद सुर्खियों में आने लगे थे।
अब वर्तमान में इसकी पूरी जो शाखा है वह अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई हैं, जैसे कि अफ्रीका का पूरा ही क्षेत्र इन्होंने कवर कर लिया है और लीबिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली इत्यादि इत्यादि देशों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, अपनी शाखाएं फैला ली हैं और वहाँ के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। आज के समय में संख्या देखें तो दुनिया में लगभग 10,000 सदस्य इनके हो गए हैं, जिस वजह से ये अलग अलग देशों की राजनीति और व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और उनके लिए संकट बन रहे हैं। तो इसी वजह से ही अब ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है और इसको शामिल कर रहा है एक तरह से आतंकवादी समूह के रूप में। बात क्लियर है सभी को? तो ज़रूरी था आप लोग जाने समझें, क्योंकि एक बड़ा कार्य है ये अपने आप में। ठीक इसी प्रकार आप इस प्रश्न का जवाब भी दे देंगे, क्योंकि एक सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो महत्वपूर्ण बात थी आज की वह सभी हम लोगों ने कर ली है। फिर आगे जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही बातें करेंगे और आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम लोग सदैव तत्पर बने रहेंगे। तो इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए कलेक्ट की जाती है। थैंक यू सो मच।